इंतखाबात के नताइज आते जा रहे हैं। हम हर पल आपको हर ताज़ा तरीन अपडेट से वाकिफ करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है BBN चैनल के एडिटर इन चीफ मोहम्मद शब्बीर भुजानी। आपका हमारे स्टूडियो में खैर मक़दम। शब्बीर भुजानी साहब से हम बात आगे बदस्तूर करते रहेंगे, सिलसिलावार तरीके से हर उस अपडेट के बारे में उनसे ताज़ा तरीन और तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि कितने सीटों पर अभी तक के नताइज और रुझानात सामने आ चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस 62 सीटों पर जो है 62 सीटों पर लीड कर रही है, वहीं BRS 43 सीटों पर लीड करने की खबरें सामने आ रही हैं। BJP 9 जो कि आंकड़ा कम होकर अब 7 हो गया है। वहीं AIMIM 5 सीटों पर लीड कर रही है, 2 पर उसे सख्त टक्कर का मुकाबला हो रहा है। CPI 1 सीट पर आ गया। वहीं ताज़ा तरीन अपडेट की बात अगर की जाए तो लक्ष्मीकांत राव कांग्रेस से जो है जुक्कल से है वो लीड कर रहे हैं 1152 वोटों के साथ। वहीं अल्ला वेंकटेश्वर रेड्डी BRS से लीड कर रहे हैं 192 वोटों के साथ देवरकोंडा से। और वहीं गडम फैमिली ब्रदर्स G विवेक वेंकटस्वामी और G विनोद ये जीत चुके हैं चेन्नूर और बेलमपल्ली से। वहीं बालू नायक कांग्रेस से लीड कर रहे हैं देवरकोंडा से 16,593 वोटों से। बहरहाल ये ताज़ा तरीन हम अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। अगर पुराने शहर की बात की जाए तो पुराने शहर में शुरुआत में सबसे पहले कामयाबी मिली है हल्का असम्बली चार मीनार से। चार मीनार से कांग्रेस ने अपनी लहर का दावा करते हुए कहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन बहुत ही शर्मनाक शिकस्त वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट से उन्हें मिली है। बहरहाल ताज़ा तरीन अपडेट्स पुराने शहर के बारे में आपको बताते चलेंगे। बात करते हैं शब्बीर भुजानी सर से। सबसे पहले आपसे सवाल, पुराने शहर का माहौल जो बदस्तूर कायम रहा है, अभी तक अपडेट्स जो सामने आ रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पुराने शहर में तो कोई तब्दीली आने के कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है जानती है और बेहतर फैसले लेती है। अभी तक तो जो है काफ़ी जो भी है एरियो से मजलिसी कारकुन उम्मीदवार खड़े थे, वो लोग जो है जीत गए हैं और किसी के रिजल्ट आना बाकी है। जी, सब में पहले जीत चार मीनार हल्का असम्बली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हुई है और बहुत ही भारी अक्सरियत से उनकी कामयाबी हुई है। वहीं दूसरे अगर असम्बली और हजात की बात की जाए, याकूतपुरा में शुरुआत से लेकर अब तक जो 12 राउंड हो चुके हैं उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे वाला मामला होता रहा है। कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी आगे रह रही है, कभी MBT और कभी BJP। लगातार BJP कई राउंड में जो है उसने सबकत बनाए रखी थी। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसमें सबसे बड़ी वजह तो जो है MIM और MBT का दो जो है मेन झगड़ा है, जिसके अंदर BJP को कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ और वो लोग की भी प्लानिंग यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग जो है करें ताकि ये दो जो है दोनों के झगड़े में वो कहीं ना कहीं बीच से जो है निकल जाए। ऐसा कुछ प्लान बनता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ही ये है कि वो किस तरीके से अपनी सीट को जो है निकालें, जोड़ तोड़ ये सब चीज़ें होती है। लिहाजा अभी थोड़ी देर में रिज़ल्ट आ जाएगा कि कौन जो है याकूतपुरे की जो है जगह को संभालने के लिए आवाम किसको चुनती है। लेकिन कई सीटों पर अगर देखा जाए, जैसे कि आदिलाबाद, निर्मल, मदखोल, ये सीटों पर भी जो है वोटों की तकसीम से कहीं ना कहीं BJP जो है वहाँ पर सबकत लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दी शुरुआती रुझानात में। तो वही हाल याकूतपुरा का हुआ। अब जो है 12 राउंड हो चुके हैं, BJP बहरहाल सेकंड नंबर पे आ चुकी है, लेकिन 12 राउंड के बाद जितने भी अभी राउंड बाकी है, क्या लगता है आपको कि इसमें पलड़ा किसका भारी रहेगा? किस इलाके के लिए? याकूतपुरे में पलड़ा जो है MBT और MIM के बीच में ही है, मगर जैसा हमको सर्वे और ग्राउंड रियलिटी से
थोड़ा कम ज़्यादा से जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही वो सीट मिल सकती होगी, जैसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमको जो है जो नॉलेज है, मालूमात है, मगर टक्कर कांटे की रही इस बार। जी, जैसा कि आप शुरुआत से ही है, पिछले 1 महीने से जो है आप पूरे इलेक्शन का तफसीली जायज़ा ले रहे थे, कहीं ग्राउंड सर्वे भी जो है आप अपने तौर पर किए हैं। आप यहाँ की तेलंगाना हैदराबाद की ख़ास तौर पे जो सियासत है उस पर आपकी ख़ास नज़र है। तो जैसा कि कई कैंडिडेट्स है जहाँ पर लग रहा था कि बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला होगा, जैसे कि जुबली हिल्स की सीट है और गोशा महल की सीट है, जहाँ पर पूरे तेलंगाना भर की नज़रें लगी हुई थी कि गोशा महल से इस बार बीआरएस कैंडिडेट को जो है जितवाने की कई माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के ज़िम्मेदारान ने अपील की थी। लेकिन अब भी वहाँ पर राजा सिंह जो है लीड करते नज़र आ रहे हैं। वहीं अजहरुद्दीन के पीछे भी जो है कांग्रेस लहर की बात की जा रही थी कि कांग्रेस लहर में जो है अजहरुद्दीन आगे निकल जाएंगे, जो दिख रहा है कि वो सबकत ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोशा महल की, जैसे कि आप तफसीली जो है मुताला कर चुके हैं हर सीट के बारे में, तफसीली आपकी बारीकी से जो नज़र है इन सीटों पर। गोशा महल की सीट के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो क्या इस मर्तबा बीजेपी को वहाँ पर हार का सामना होगा? देखिए, ये गोशा महल का एक हमेशा से जो है एक मसला रहा है। जो वहाँ के कैंडिडेट है वो राजा सिंह जी, वो हमेशा से जो है नफरत की सियासत करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है एक कम्युनिटी को भटकाया जाता है जी, और गैर गलत भटकाया भी जाता है। मैं हालांकि हैदराबाद और सिकंदराबाद और तेलंगाना के हिंदू मुसलमान सब जो है तकरीबन मिलजुल के ही रहते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जब इलेक्शन आता है या कुछ ऐसी चीज़ आती है तो कुछ एक दो किसी कोई दीवाने के एक आधे के वीडियो किसी के सामने सोशल मीडिया पे वायरल करा देते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए या माइनॉरिटीज़ में किसी को बदनाम करने के वास्ते, तो खुद का अपना जो है वोट बैंक जो है बनाना जो है चाहते हैं वो लोग और किसी कदर जो है उसमें कामयाबी भी जो है मिलती है वो लोग को। लेकिन इस मर्तबा राजा सिंह का खुद कहना है कि ये राजा सिंह के वजूद का इलेक्शन है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और ख़ुद वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को धमकी देते हुए नज़र आए। और कहीं ना कहीं जो बीआरएस के कैंडिडेट हैं नंद किशोर व्यास, जो नंदू बिलाल के नाम से मशहूर है, वो बहुत से जो वहाँ के हल्के के जो उम्मीदवार जो है उनको पछाड़ते हुए राजा सिंह को खास टक्कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, राजा सिंह की अपने ही कम्युनिटी को दी गई धमकी वो उसको राजा सिंह को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान? नहीं, यही बात अवाम को समझनी चाहिए थी और गोशा महल की अवाम को खास तौर पर समझनी चाहिए थी कि वो एक भरी महफिल के अंदर एक ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अगर वोट नहीं देंगे तो मैं देख लूँगा और जो ये कर रहे हैं उनको देख लूँगा, मैं मर जाऊँगा नहीं तो मार डालूँगा। तो इस तरीके की बात जो हमेशा से जो है पिछले 5 साल में हमको तो देखिए हमारी फील्ड है, हमारे पास जो है हमारे रिपोर्टर्स उनको है तो जीत मिल गई है, कितने फर्क से हुई है इसके अपडेट्स अभी नहीं आए हैं। वहीं एक और अपडेट सामने आ रही है, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को भी जो है निज़ामाबाद अर्बन से हार का सामना करना पड़ा है। वहाँ से उन्हें बीजेपी के कैंडिडेट उनकी जानिब से शिकस्त हुई। तो क्या मामला रहा है वह बीजेपी के? अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आ रहे हैं वो 2 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिली है तेलंगाना। हाँ, क्या ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा? हमारे कैलकुलेशन से तो 6-7 सीट का जो है ये 6-7-8 सीट भी इसी तरीके से आएंगे जैसा निज़ामाबाद का एक आप बताए जी। वहाँ पर जो है बीआरएस और कांग्रेस का झगड़ा रहा जी, और उसके अंदर जो है बीजेपी बिल्कुल जो है निकल गई। ये वो वाली कहानी है कि 2 बिल्लियों के झगड़े में एक बंदर का कुछ फायदा होता है, किताब में जो है हम पढ़े थे। तो ऐसे ही थोड़ा वो काट लिया और बाकी का वो लेके, तो ऐसा होता है। ये पॉलिटिक्स, कैलकुलेशन ही पॉलिटिक्स है।
जी, जैसे कि एग्जिट पोल में भी कहा जा रहा था कि 7 से 9 सीटें जो है बीजेपी को आएगी, लेकिन अभी तक 2 सीटें आई है और दोनों भी सीटें कहीं ना कहीं बीआरएस और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी को जीत मिली है। तो अभी गोशामहल में जो है कांग्रेस का कोई ज़्यादा सख्त मुकाबला नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला हमेशा सख्त होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो एक थ्रेट था, डर जो सरेआम खुलेआम बताया गया, लोगों के जरिए भी जो है फैलाया गया कि अगर मैं हार गया तो फिर, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है एक डर का माहौल भी क्रिएट करती है और लोग मजबूर भी होते हैं। मगर ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैं एक समझाना चाह रहा हूँ बात को। देखिए, कम से कम वो इस तरीके से तो बन जाए कि वो एक एमएलए हैं जी, और हैदराबाद के, तेलंगाना के और हिंदुस्तान के एक नुमाइंदे हैं, और एक बेहतरीन इंसान वही होता है जो अच्छे अखलाक से बात करता है। नहीं आई, चाहे वो मुस्लिम्स के वास्ते हो चाहे गैर मुस्लिम्स के वास्ते हो, किसी के लिए भी जब वो बात करते हैं तो ज़बान से गाली गलौज वो करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ इस तरीके की लैंग्वेज एक इतनी बड़ी पोस्ट वाले को करनी चाहिए। लिहाजा अभी वो जीत गए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। वहाँ की आवाम ने उन्हें चुना है तो हम तो जो है मुबारकबाद ही देंगे। बस इतना कहेंगे कि वो अपने एरिए को, अपने हलके को जो है बेहतर बनाए, हर इंसान के लिए वो काम करें, ये ना देखें कि वो मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या ये। बहरहाल आप अपने तौर से अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएं, सबकी मदद करें, सबके काम आएँ। जी, इस बारे में और सीटों पर हम तफसीली बातचीत करेंगे। फिलहाल ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आए हैं वो याकुतपुरा से है कि याकुतपुरा हल्का असम्बली में मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज अभी लीड कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर एमबीटी उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद है। तीसरे नंबर पर बीजेपी आ गई है जो शुरुआत के 6 से 10 राउंड तक लीड कर रही थी, वो अब 3rd नंबर पर आ चुकी है। 13वां राउंड कंप्लीट हो चुका है याकूतपुरा से, उसमें मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज को 24,917 जबकि एमबीटी उम्मीदवार को 22,116 वोट मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार को 15,322 वोट मिल चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए कामारेड्डी की, जहां पर शुरू से केसीआर 2nd नंबर पर थे, फिर 3rd नंबर पर चले गए। रेवंत रेड्डी के कामारेड्डी से जो है उनके मुकाबले में थे, वो लीड कर रहे थे, लेकिन फिर एक मरतबा फिर वही बात आ रही है, बीआरएस और कांग्रेस के चक्कर में कामारेड्डी से भी जो है बीजेपी कैंडिडेट जो है आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, वेंकट रमना रेड्डी। इसी तरह नया अपडेट जो है वो आया है सविता इंदिरा रेड्डी के बारे में। सविता इंदिरा रेड्डी महेश्वरम से बीआरएस कैंडिडेट और स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। उनके करीबी बीजेपी उम्मीदवार थे श्री रामलू, उनको शिकस्त मिली है। एक और चीज़ है अपडेट जो आपको बताना ज़रूरी है कि जनसेना पार्टी, जिसने बीजेपी को सपोर्ट करने का ऐलान किया था लास्ट मोमेंट पे, और खुद अपने नाम से नहीं बल्कि अपने जो 8 उम्मीदवार तेलंगाना में खड़े किए थे वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े किए थे, लेकिन अवामी मैंडेट पूरी तरह से जनसेना के खिलाफ गई। उनके एक भी सीट पे जो है कोई भी खातिर ख्वाह मुजाहरा वो लोग नहीं कर पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स। आप जानते हैं शबीर गुजारी सर से कि याकूतपुरा में जो चल रहा है, और अभी जो अपडेट्स आपने देखी है कामारेड्डी के बारे में, कामारेड्डी में अभी तक कांग्रेस लीड कर रही थी। केसीआर जो है 2nd नंबर पे थे, अब वो 3rd नंबर पे आ गए। रेवंत रेड्डी 2nd पे आ गए और बीजेपी कैंडिडेट वहां से भी जो है लीड करता हुआ नजर आ रहा है। मेरा कैलकुलेशन इसी में था कि कुछ सीटों के ऊपर ये दो जनों के झगड़े में तीसरे का जरूर फायदा होगा जी। उसी की वजह से 4-5 सीटें जो है बीजेपी को ज़्यादा जाती हुई दिख रही थी जी। तो शायद उसी का रिजल्ट शाम तक आ जाएगा कि वो कितने सीट जो है लेंगे। और अभी तो खैर आगे पीछे चलता रहता है जी। लास्ट रिजल्ट्स आने में भी थोड़ा वक्त है जी, तो इंतज़ार देखना बेहतर होगा। बिल्कुल। हम आगे बात करेंगे बीआरएस पार्टी की, जो एकदम से जो अपनी जीत का और रियासत में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही थी, लेकिन उसकी जो है यहाँ पर कई सीटों पर शर्मनाक शिकस्त वाली बात सामने आ रही है। कांग्रेस लीड कर रही है।
इस पर बात करेंगे तफसीली। फिलहाल एक और अपडेट आपको दे दें कि हल्का असम्बली भोंगिर में कांग्रेस उम्मीदवार अनिल कुमार जीत गए हैं। वहीं वर्धनापेट में भी कांग्रेस उम्मीदवार के नागराज ने फतह हासिल कर ली है। एल्ला रेड्डी में भी जो कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन ने कामयाबी हासिल कर ली। इस तरह मजीद 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही। ये थी ताज़ा तरीन और अपडेट्स। बात करेंगे बीआरएस के एकदम से बैकफुट पर चले जाने की। हैट्रिक लगाने का दावा कर रही थी बीआरएस, लेकिन अब 30 से 35 सीटों पर जो है वो रुक गई है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। हम जानना चाहेंगे वन बाय वन हर एक फैक्टर के बारे में, क्या क्या उनके हार के वजूहात रहे जो पीछे चले गई है, और तकरीबन ये यकीन हो चुका है कि कांग्रेस इस मर्तबा रियासत में हुकूमत बनानी चाह रही है। देखिए, अभी रिजल्ट आना बाकी है, पूरा रिजल्ट, लेकिन ये जो हालत हुई है बीआरएस की, इस तरीके की हालत के एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। मगर होता क्या है, बाज़ वक़्त जैसे घमंड बोला जाता है हमारे में, कोई चीज़ के वास्ते लेके तकब्बुर, और उस चीज़ से ग्राउंड रिपोर्ट जो है प्रॉपर नहीं लेते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है कि हम ये स्कीम, फलानी स्कीम ये निकाल दिए हैं, वो स्कीम दे रहे हैं, शादी मुबारक स्कीम दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो ये देखिए, करोड़ों में हज़ारों को देना पूरा बेनिफिट नहीं होता हो। उसके अंदर भी कई चीज़ें, स्कीम आप लॉन्च कर देते हैं और उसको प्रॉपर वे में जो है नहीं दे सकते। प्रॉपर वे में आप कोई चीज़, जैसा कोई स्कीम निकालते हैं और हम लोग सही सिस्टम से अगर ढंग से अगर जो है प्रोवाइड कराएंगे तो कुछ पहुंच सकता है। लेकिन जो इंसान को आज देखिए, मैं हमेशा से मेरे जहन में बात आती है, वो ये है कि हर शख्स हर वो वक्त पे गरीब को ही देखते हैं। मतलब सबसे गरीब कौन है, उसी के लिए हर स्कीम है। जबकि मैं बता दूं आपको कि पढ़े लिखे की तनख्वाह 12,000 से 20,000 रुपये में तनख्वाह है। पढ़े लिखे की, जो अच्छा ग्रेजुएट है और वेल क्वालिफाइड है, उसकी सैलरी ये है। और जो लेबर तबका है वो महीने को 20 से 30,000 रुपये कमाता है जी। और उसी को सब चीज़ों की जो है स्कीम जो है मिलती है। और मिडिल क्लास को नुकसान क्या होता है कि हर चीज़ महंगी हो रही है। गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, किराना खाने का सामान महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगाई हो रही है। उसको ये तकलीफ आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से वो मिडिल क्लास के वास्ते, यानी लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए कोई स्कीम नहीं दी जाती। कोई भी गवर्नमेंट आती है बस वो गरीब को देती है और ये वो करती है जी। तो ऐसे कई स्कीमों के अंदर इनकी फेलियर भी आई है सामने। जैसे कि राइतू बंधु स्कीम है जी। तो आज तेलंगाना में अगर कोई किसान के पास ज़मीन है तो करोड़ों की ज़मीन है, तो उसके 12,000 रुपये तुम 6,000 एकड़ को देते, 10-12,000 रुपये साल को जी उनके खाते में जमा करते, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज़्यादातर ज़मीनें जो है पैसे वाले लोगों को किसान बेच चुके हैं और बेच के उनके पास जो है दिहाड़ी में 50-50% के ऊपर काम कर रहे हैं। और वो करोड़ों के मालिक को आप जो है 12,000 रुपये की स्कीम सालाना दे रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे ये गवर्नमेंट से हो। तो आप इस तरीके से सरपंच से या वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे ये मालूम करवाना था कि ये ज़मीन के ऊपर काम काश्त कौन कर रहा है, उसको फ़ायदा पहुँचाना था, ना कि ज़मीन वालों को। अब ज़मीन वाला करोड़पति भी रहेगा, राइतू बंधु की स्कीम का उसको पैसा आ रहा है, तो वो पैसा उसके लिए काम का नहीं है। बस ये समझता है कि वो मेरे प्रॉपर्टी क्लियर है, नीट एंड क्लियर है और मैं जो पैसा आ रहा है ले लूँगा। तो ये फ़ायदा डायरेक्टली किसान को, बहुत कम किसानों को पहुँचता है। और जिस किसान के पास ज़ाती ज़मीन है उसको वो पैसे से क्या ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता। होना ये चाहिए था कि जो किसान खेती कर रहा है उसको ये फ़ायदा चाहिए पहुँचाना था जी। तो ऐसे ही दूसरे स्कीम, जैसा दूसरे स्कीमों पे आने से पहले ताज़ा तरीन अपडेट जो है हमारे व्यूवर्स को देते चलें कि हल्का असम्बली बोधन से बीआरएस कैंडिडेट आमिर शकील को हार हुई है। उन्हें कांग्रेस पार्टी के करीबी हरीफ जो उनके पी सुदर्शन रेड्डी, उनकी तरफ से उन्हें हार हुई है। एमएलसी कविता ने खास तौर पर आमिर शकील के लिए
कैंपेनिंग की थी, बहुत ज़्यादा इंतखाबी मुहिम चलाई थी। बहरहाल उन्हें आमिर शकील को शिकस्त का सामना हुआ है बोधन से। वहीं मदिरा से कांग्रेस के उम्मीदवार मल्लू भट्टी विक्रमार्का को भारी अक्सरियत से जीत हुई है और उनकी जीत के बाद अब दावे किए जा रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे के दावेदारों में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह और नए अपडेट आई है, बीआरएस लीडर और साबिक हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए गोशा महल के बारे में, तो गोशा महल से मेजॉरिटी से उनकी राजा सिंह पूरी तरह से जीत हो गई, कन्फर्म हो गया है। वहीं मलकपेट से अहमद बलाला जो है 19,000 वोटों के भारी अक्सरियत से जो है अभी आगे चल रहे हैं और माना जा रहा है कि उनकी भी जीत जो है यहाँ पे यकीनी मानी जाएगी। इसी तरह बहादुरपुरा में जो 19 राउंड हो चुके हैं काउंटिंग के, वहां पर AIMIM 4,542, बीजेपी 459, BRS 1152 और कांग्रेस 705। इस तरीके से 19 राउंड के बाद ये रिजल्ट आया है, जिसके बाद मजमूई वोटों की तादाद MIM के 82,704, बीजेपी 10,351, BRS 19,844 और कांग्रेस 12,592 वोटों पर जो है वहां पर रुकी हुई है। बहरहाल जब ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स, हम बात कर रहे थे BRS के बैकफुट पर चले जाने से या जिस तरह से उससे सीटों का नुकसान हो रहा है और हुकूमत जाती दिखाई दे रही है। उसमें आपने बताया कि रैतु बंधु की जो स्कीम है वो सही तरीके से लागू ना करने से उसे इसका जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा LRS, ये भी एक स्कीम थी LRS और धरानी पोर्टल, ये कहाँ अगर देखा जाए तो ये स्कीम भी जो है कहीं ना कहीं BRS को नुकसान इससे उठाना पड़ रहा है। देखिए, गवर्नमेंट के जो स्कीम, ये LRS स्कीम नहीं थी है जी। LRS से लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई। जैसे कि ग्राम पंचायत लेआउट पे लोग प्लॉट्स खरीदे हैं, तो प्लॉट्स जो है मिडिल क्लास लोग अपनी जमा पूंजी से प्लॉट खरीदते हैं। छोटा सा प्लॉट 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख, ऐसा जो भी उनकी इस्तेताअत रहती है ऐसा खरीदते हैं ये के हिसाब से। फौरी तौर से उसको LRS में कन्वर्ट किया गया कि इसका जो है 14% आप जो है मार्केट वैल्यू से भरना, ये तो रजिस्ट्री नहीं होगी। तो कुछ वक्त पहले जैसा धरनी पोर्टल आया, धरनी पोर्टल के बाद जो ये स्कीम निकाली गई, उसके अंदर कई लोग जो है धरनी पोर्टल में अपनी ज़मीन नहीं बेच सके और कईयों की शादियां रुक गई। ऐसा होता है ना भाई, इससे अपने ज़रूरत के वक्त बेचना पड़े और वो टाइम पे बेच नहीं सकते। और धरनी पोर्टल आने के बाद भी 2 साल तक लोगों को बहुत ज़्यादा, अभी तक भी कई लोग ऐसा फिर रहे हैं मंडल ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, वहाँ जाने के बाद वो लोग जो है मुंह मांगे ज़मीन कितनी है, क्या रेट से है, इतना पैसा दो तो हम जो है करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है असर करती है। कोई मेरे को तकलीफ आती है और मैं क्या करता हूँ, 10 जनों के सामने बोलता हूँ, 10-200 के सामने बोलते हैं क्या ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और वो हर वक्त पे जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, इसमें उसमें ऐसे कई चीज़ों में जो है रुकावटें बार बार जो है आने से, और कारोबार में भी जो है काफ़ी जो है फ़र्क पड़ जाता है। और किसी के लेने देने में, और किसी को एंड टाइम पे ज़रूरत पड़ती है और उसकी ज़मीन है बिकती नहीं है, तो वो जाके कम से कम दाम में वो किसी को बेच देता है या कहीं रहन रखा देता है। तो ऐसे कई बातों से जो है आवाम नाराज़ थी। और गाँव में जैसे कि वो बकरा देने का जो है कुछ स्कीम भी थी, उसके अंदर भी कई हमारे जो है रिपोर्टर्स वहाँ जाते हैं, वहाँ से हमारे तक इत्तला आती है कि वो बकरे की गाड़ी आती है और बकरा एक को देते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, बकरे वापस लेके चले जाते हैं। वो क्या होता है पता नहीं, उसके बारे में भी तो वैसी भी कई शिकायतें जो है मौसूल होती। तो गवर्नमेंट जो है स्कीम निकालती है, बट स्कीम के साथ जो है ना उसको प्रॉपर ढंग से जो है इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है इसका खामियाजा गवर्नमेंट को ही भुगतना पड़ेगा। जैसे आवाम को चाहिए क्या, आवाम परेशान किस चीज़ से हो रही है, वो परेशानी दूर करनी चाहिए, ना कि उसको जो है तुम गांव में एक को 10 लाख रुपए दे रहे, जाके भैंस लाओ बोलते हैं, वो भैंस जो है कोई गांव से लाते हैं, वो भैंस को लेके आके पालना ही उनके लिए महंगा पड़ता है। 2 लीटर 1.5 लीटर दूध नहीं भी देती। और 10 लाख रुपए की भैंस के लिए यानी तो हरियाणा जाना है तो 1 लाख रुपए लगाओ, जाने आने का खर्चा लगाओ, वहाँ जाके पसंद करना। तो इस तरीके से ये 10-10 लाख रुपए का भी ये नुकसान गवर्नमेंट का है।
असल देखा गया तो आवाम को फायदा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, चंद लोगों को फायदा हुआ होगा, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। फिर स्कीम फेल होने का अलग जो है वहां पर प्रोपोगंडा अलग होता है, उसका खामियाजा नुकसान जो है गवर्नमेंट को भुगतना पड़ता है। जी, स्कीम फेल होने का भी जो है आवाम के दरमियान मैंडेट ये है कि स्कीम तो अच्छी थी, लेकिन जब उसे लागू करने के लिए हुकूमत की तरफ से सख्त जो है इक़दाम नहीं किए गए, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि जानवर पालने के लिए जो किसानों या देहात में जो बांटे जा रहे हैं, एक जानवर दे देते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है कि स्कीम तो थी ठीक, बट उसे लागू करने के लिए कोताही की बरती गई, उसमें सुस्ती या गबन वाला जो मामला है वो सामने आया, वो भी कहीं ना कहीं जो है बीआरएस की हार के लिए, मुमकिन हार के लिए, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, मुमकिन हार के लिए जो माने जा रहे हैं। बहरहाल और 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जो बड़े हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसे यूज किया है, जैसे कि 12% रिजर्वेशन का मामला है, जो 2014 में बीआरएस हुकूमत जब केसीआर सीएम बने थे उस वक्त ऐलान किया था, उससे पहले भी ऐलान किया था कि मुसलमानों के लिए जो है 12% रिजर्वेशन की बात की जाएगी, लेकिन एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म का एंड भी होते आया, लेकिन उन्होंने अपने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जिक्र नहीं किया कि इसके लागू ना करने के पीछे वजूहत क्या है। तो क्या मानते हैं कि 12% रिजर्वेशन का मामला मुसलमानों को बीआरएस से दूर कर गया? नहीं, ये पूरा बोलना मैं समझता हूँ गलत है कि मुसलमान दूर हुआ। जी, खाली मुसलमान दूर होने से जो है बीआरएस की थोड़ी हार हो रही है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मुसलमान पूरा जिम्मेदार नहीं है, कोई भी एक कम्युनिटी पूरी जिम्मेदार नहीं है। एक बात जहन में रखिए, मुसलमान कुछ सीटों के ऊपर डिसाइडिंग फैक्टर रहता है उनका, कि इनका पूरा वोट एक पार्टी को पड़ता है तो वो शख्स जीत जाता है। लेकिन क्या हिंदू लोग भी जो है नहीं है, नॉन मुस्लिम भी तो है ना, कांग्रेस को वोट दिए होंगे ना जी। अगर मुसलमान कोई चीज से नाराज है तो ये नाराजगी बीआरएस के आला कमान को और मेन जिम्मेदारों को मालूम तो होता था, लेकिन उसका जवाब देने में बहुत देर कर दी है, मैं जहां तक समझता हूँ। तो ये फैक्टर भी है कि देखिए बात यहाँ पर अभी इलेक्शन के अंदर मैं सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ कि मुस्लिम वोट किसको पड़ रहा है, तो मुस्लिम वोट बीआरएस को भी पड़ा है, मुस्लिम वोट कांग्रेस को भी पड़ा है, और मेरा हक है, हर एक का हक है अपना नुमाइंदा चुनने का। जी। तो हम अगर मैं बोलूँगा कि आप इनको वोट दो, बट जिसको मैं बोल रहा हूँ वो उसको पसंद नहीं है तो किसी और को देगा, बिल्कुल देगा जी। ये जरूरी नहीं है मेरी बात भी जो है सुनना, क्योंकि वो लोकल को जानता है। बाज़ वक़्त क्या होता है, लोकल एमएलए जैसा कई कुछ एरिया के जो है, कुछ गांव के एक एमएलए हैं शादनगर या महबूबनगर एरिया के से, तो वैसे एमएलएस का जो है रवैया आवाम के साथ, ये जीतने के बाद रवैया बिल्कुल बदल जाता है। तो आवाम जो है गांव की बहुत होशियार होती है जी। शहर की आवाम फिर भी जो है खामोश होकर अपने कम से कम वोट नहीं डालना है बल्कि घर में रह जाएंगे जी। कुछ नाराजगी रहेगी तो कुछ और जो है, यानी तो ऐदीपन करेंगे, सुस्ती करेंगे, नहीं निकलेंगे घर से बाहर, छुट्टी है आराम से सारी रात जाके घर में सारा दिन सोते रहेंगे। मगर गाँव में जो छोटे जो गाँव हैं हमारे अतराफ के, वहाँ की आवाम जो है पूरा वोट डालती है, और पूरा जो है हमारे यहाँ से लेबर जो है जाके अपने अपने गाँव में वोट डाल के आता है, तो ये हक पूरा अदा करते हैं वो लोग, और उनको मालूम है कि हमारे साथ ये पिछले 5 साल में क्या हुआ, तो उसके जवाब में वो लोग वोट डालते हैं जी। ये मेरे को जहाँ तक इस बारे में मालूम है मैं ये बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई भी जो है आने वाली गवर्नमेंट हो, चाहे बीआरएस हो चाहे कांग्रेस हो, अगर वो आते हैं तो इन बातों के ऊपर गौर करें कि आप अपना पैसा, ये जो सरकारी पैसा है वो आवाम का है, और वो ज़ाया भी ना करें, वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। ज़ाया ना करके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक बिल जो है आता है, हद से ज़्यादा बिल आ रहा है लाइट का बिल आवाम के ऊपर, उसमें 6-7 नमूने के सरचार्ज डाल के
टोटल डाल के जो है पैसे वसूल किए जाते हैं जी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है। पहले जितना बिल आता था उसका 10 गुना बिल आ रहा है आज लोगों को। जी, जैसा कि हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे रिपोर्टर्स ने आवाम से बात की थी कि अगली जो हुकूमत आएगी तेलंगाना में उसके बारे में उनके मुतालबात क्या है, तो उन मुतालबात में से अवामी मुतालबात में से ये भी था कि बिजली के जो सरचार्जेस वगैरह जो भी आपने बात की है वो उसमें कमी या उस बारे में जो है अगली गवर्नमेंट अपना जो है तस्दीक करने। बहरहाल ताज़ा तरीन अपडेट्स ये आ रही है कामारेड्डी, जैसे कि आपने बताया था कि बीजेपी जो है वहाँ पर जीत गई है। केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों को बिहार मिली है, दोनों के लड़ाई और सीट का फायदा हुआ है। वहीं धनसरी अनुसुईया जो सीतक का जो है मशहूर वो नाम से है, मुल्क से हैं, वो तीसरी मर्तबा जो है वहाँ से एमएलए बन गई है। तो ये कहीं ना कहीं फिर फैक्टर आ रहा है कि बीआरएस और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी को एक और सीट मिली है कामारेड्डी की। बिल्कुल यही चीज़ अभी आपको शाम तक थोड़ा सा और जो है हमारे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आगे बढ़ेगा ये बीजेपी का खाता। और मैं कोई पार्टी के खिलाफ या कोई पार्टी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो है पार्टी है। बहरहाल हम जो है अवाम के तरफ से अगर आपको बात कर रहे हैं तो हमारी गुजारिश जो भी आने वाली सरकार है उनसे यही है, जैसा देखिए आवाम को ज़ाती तौर से आप हर मामले में अगर तकलीफ़ होती है, हर मामला कैसा होता है घरेलू मामला, आप ये जो इंतखाबात के नतायज की अब तक जो नतायज सामने आ चुके हैं उसकी तफसीलात हम हर लम्हा आपको दे रहे हैं। फिलहाल ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है, जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन को जीत मिल गई है। उन्होंने बीआरएस कैंडिडेट मंगटी गोपीनाथ को शिकस्त दी है। इसी तरह सिरसिला से केटीआर को जीत मिल गई है, वहीं हरीश राव ने भी अपनी जीत दर्ज की है। हम बात कर रहे थे इससे पहले बीआरएस के इस शर्मनाक मुजाहरे की कि किस तरह उसके हारने की या उसके पीछे हो जाने की वजह कौन कौन से फैक्टर बने। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है पीपीएन चैनल के एडिटर इन चीफ जनाब शब्बीर भुजानी सर। उनसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपसे लास्ट जो बात हुई थी वो कामारेड्डी के इलेक्शन नताइज की बात हुई थी कि वहाँ पर जो है बीजेपी बीआरएस और कांग्रेस की लड़ाई में आगे निकल गया, उस चीज़ पर जो है उसने कब्जा जमाया। इसी तरह अब बात करेंगे जैसे कि आपके नज़र में ऐसी और कौन सी सीटें हैं जहां पर इस तरह से बीजेपी फायदा उठा सकती है बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान लड़ाई का। कहना मुश्किल है। मैं पर्टिकुलरली जो है एरिया के हिसाब से मैं, क्योंकि अभी राइट नाउ नतायज आने वाले हैं तो बोलना शायद मुनासिब भी नहीं है, मगर कई 10-12 सीट तो ऐसी ही थी जहां पर जो है कांग्रेस और बीआरएस का कड़ा मुकाबला था जी। उस मुकाबले में दोनों आपस में वोट बंटवारा करके इनका जो बीजेपी का है बिल्कुल पोलराइटली खामोशी से जो है बाहर निकल के एक सीट अपनी लेके निकल जाएंगे जी। ये ऐसा ही है। और बात कर रहे थे बीआरएस के बैकफुट पर जाने की या उसके इस खराब मुजाहरे के पीछे जो फैक्टर्स हैं, हमने एलआरएस की बात की, रईतो बंधु की बात की और इस तरीके से, और अभी और कौन से ऐसे हैं, 12% रिजर्वेशन की भी बात की, 12% रिजर्वेशन का भी जो है मुद्दा चला, लेकिन ये इनका गवर्नमेंट का बताना ये है कि उन्होंने 12% का जो है सेंट्रल को भेजा था, उसके बाद जो है वो 4% भी जो है कैंसिल करने का बता रहे थे, फिर वो कोर्ट में चला जाता, इसीलिए हम लोग उसी के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करें हैं जी। ये समझ में नहीं आता है कि इलेक्शन से पहले ये लोग वायदा क्यों करते हैं बिना होमवर्क करे के। होमवर्क करना चाहिए कि ये चीज़ मेरे को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकने का काम आप बिफोर आप बोलते हैं इलेक्शन से पहले और बाद में नहीं करते हैं तो ये झूठा होने का हमारा सबूत जो है उन तक, वो आवाम तक चला जाता है। मेरा मानना ये है कि देखिए अगर हम ये जो बातें हैं ये अगेंस्ट की बातें नहीं हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे ये लोग स्कीम्स जो गवर्नमेंट के स्कीम्स निकले हैं, स्कीम्स
तेलंगाना में सबसे ज़्यादा स्कीम है, हद से ज़्यादा है स्कीमें हैं, कहीं ऑल ओवर इंडिया से मैं समझता हूँ हमारे पास यहाँ पर स्कीम भी ज़्यादा है, डेवलपमेंट भी हुआ है। और देखिए गवर्नमेंट का जब हारने पे आती है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स निकलते हैं, मगर सहाफत के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स निकालना है तभी वो लोग जो है जानकारी। लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है, घमंड में इतना आ जाते हैं कि ना सहाफत की बात सुनते हैं और ना किसी की बात सुनते हैं, और चंद IAS और ऐसे ऑफिसर्स को जो है उनको जो है अपना रखते हुए वो लोग पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जो है अपना काम और अपने एक्टिविटीज़ जो है गवर्नमेंट में ऐड करवा देते हैं। मगर मेरा देश भारत देश और उसके जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हर जगह एक अलग अलग तरीका है, सिस्टम है, मगर सभी लोग ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं। बहुत कम तादाद है जो स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं, तो उनको वही लेवल से तुम उनको मदद करनी चाहिए। अब मदद में क्या आता है कि भाई 365 दिन के अंदर लाइट का है का जो ऐलान है उससे BRS को नुकसान हुआ है। देखिए 12% में फिर एक खुद आपको ये वाज़े तौर से बता दूं कि ये सिर्फ 12% और सिर्फ मुसलमान का मैटर नहीं है, और खाली मुसलमान KCR को जिताना और हराना ताकत नहीं रखते जी। यहाँ पर उनकी अपनी भी कुछ गलतियां हैं जो उनका खुद का जो वोट बैंक है उसको संभाल के नहीं रख सके जी। ये इसके अंदर कई एरिया के अंदर थोड़ा सा जो है वोट BRS को जाता है, थोड़ा कांग्रेस को जाता है, तो कांग्रेस का वोट हिंदू भी डालते हैं, मुसलमान भी डालते हैं जी, मुस्लिम भी डालते हैं, मुस्लिम भी डालते हैं, मगर कभी झुकाव जो है कोई पार्टी की तरफ ज़्यादा आता है, क्योंकि हर वक्त से देखा गया है कि मुसलमानों को जो है स्कीमें बताई जाती हैं मगर वो प्रॉपर दी नहीं जाती। जैसा माइनॉरिटी वेलफेयर की स्कीमें आती है, माइनॉरिटी की स्कीम ऐलान करते हैं कि इतने 100 करोड़ इतने 1000 करोड़ हम लोग माइनॉरिटी के लिए बजट रखे हैं, बट कई लोगों को नहीं मालूम, खाली यही समझते हैं माइनॉरिटी बोले तो मुसलमान है समझते हैं। माइनॉरिटी में 11 जाति आती है, 11, उसमें जैन है, सिख है और ऐसी कई जातियां हैं जो मिला के माइनॉरिटी काउंट होती है। सरदार जी हैं, तो वैसे जो है वैसे ही लोग जो है 11 या 9 जो है माइनॉरिटी के अंदर हमारे जो है लोग आते हैं, उसके अंदर खाली बताया जाता है कि मुसलमानों के लिए जो है स्कीम आई है जी। उसके बाद भी कभी कोई जो है ये नहीं बताया है कि ये साल 2000 करोड़ रुपए तेलंगाना में माइनॉरिटीज के वास्ते अलॉट किए गए हैं, बट साल खत्म होते होते कितना 100 करोड़ खर्च हुए हैं और कितने अलॉट किए गए थे ये कभी नहीं बताया गया। और ये खाली चीजें जो है ना, आवाम देखिए आजकल का जमाना ऐसा है कि आवाम को हर वो चीज फौरी तौर से मालूम हो जाती है कि क्या रॉन्ग हुआ है और क्या राइट हो रहा है। वो कोशिश करते हैं कि अगर ये जैसा KCR साहब की और KTR साहब की इन लोग की तारीफ भी जो है बनती है। इन्होंने 9.5 साल के अंदर हैदराबाद के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट लाया है, और यहाँ पर जो है कभी कोई नमूने का जो है फितना फैलने नहीं दिया गया, और जो लोग यहाँ से हटके कहीं पे नफरत फैलाते हैं वैसी नफरत यहाँ पर आने नहीं दी। और आवाम भी जो है यहाँ की काफ़ी समझदार है, वो लोग आपस में जो है मिलके रहते हैं। जैसा आपको मालूम है गुज़िश्ता मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी एक साथ आए थे जी। तो मुसलमानों की तरफ से एक जो है बेहतरीन फैसला लिया गया था कि हम लोग ये दिन नहीं मनाएंगे, 2 दिन के बाद मनाएंगे। तो इससे और भाईचारगी बढ़ी है ये जी। इससे ये नहीं हुआ कि आज वो काम हो गया कल भूल गए, और मुसलमान हो या कोई भी हो इंसानियत का मुजाहरा करना बेहतर है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ शरपसंद उधर होते हैं तो शरपसंद कुछ इधर भी होते हैं, कहीं और भी होते हैं, वो कुछ एक जो है पूरे का पूरा जो है दोनों जगह खराबा करते हैं। और मैं जानता हूँ यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है इंसानियत से जीने वालों की तादाद ज़्यादा है। चंद मुट्ठी भर जो है लोग जो है फिजा को ख़राब करते हैं और उनके झांसे में हम सब जो है आ जाते हैं।
बराए मेहरबानी आप लोग ये समझ के चलें, आइंदा भी इंतखाबात आने वाले हैं, ये हिंदुस्तान को जो डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जा सकते हैं वैसे लोगों को जो है इख्तिदार के अंदर लाएं, ना कि एक दूसरे के ताल्लुक से नफरत पैदा करके किसी को जो है लिंचिंग करके और जो मारने वाले हैं उनको सजा से बचाना और ये करके ऐसा मुसलमानों के बारे में कुछ गैर गलत बताना, ऐसे इस तरीके से कर करके एक नफरत जो फैला रहे हैं वो नफरत नहीं फैलनी चाहिए। इससे नफा फायदा नहीं है, नुकसान है सिर्फ। तो रहा में हमारे जो गुज़िश्ता 9.5 साल की हमारी जो है बीआरएस गवर्नमेंट तेलंगाना फॉर्म होने के बाद भी है, तो बीआरएस गवर्नमेंट के काम भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। उन्होंने शादी मुबारक स्कीम के टैक्स दिए हैं। हाँ, ये बात अलग है, कभी किसी की शादी भी हो जाती है और डिलीवरी के आने को होते हैं तब तक चेक तो मिल जाता है, काफ़ी पैसा बांटे हैं, वैसे स्कीमा जो है रख सकते हैं। और फिर अगर बीआरएस गवर्नमेंट बनती है तो उनसे भी, और फिर कांग्रेस अगर गवर्नमेंट बनती है, अगर उनको पब्लिक की तकलीफें दूर करना है तो उनको चाहिए कि बिजली, पानी और रोड, ये सब चीज़ों का जो है ख्याल रखें। बिजली को कम से कम कीमत में प्रोवाइड कराएं, जैसे पंजाब में और दिल्ली में जो है गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट करती है। आप 200 यूनिट तक एक रखें। आप बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है, लोग भरने के लिए तकलीफ हो जाती है। और जैसे घर बनाना है तो परमिशन के वास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। जो है हमारे केसीआर साहब का मेरे को बात जहाँ तक याद है, उन्होंने बताया था कि हम इतना आसान कर दे रहे कि अगर 30 दिन में तुमको परमिशन नहीं मिलेगा तो तुम अपना घर बनाना चालू करना है। 29वें दिन जो है मैसेज आ जाता है आपकी फाइल रिजेक्ट हुई, फिर वो जाके साहब से मिलना और मिलके जो है उनको खुश करना, फिर से फाइल सबमिट होना और वो फाइल पास होना। तो इससे करप्शन बढ़ा था, करप्शन कम नहीं हुआ। धरनी पोर्टल आने के बाद तो बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। लोगों को बहुत सताया गया, किसानों को बहुत सताया गया, जमींदारों को बहुत सताया गया। जिन्होंने जमीन खरीदी थी पैसा लाखों करोड़ों रुपया लगा के उन्हें सताया जा रहा है। ऐसी चीज़ों से जो है गवर्नमेंटों की बदनामी होती है। और जैसे बीआरएस स्कीम निकली थी, बिल्डिंग रेगुलराइज स्कीम, उसमें भी जो है कईयों से 10,000 रुपये लिए गए और फिर हाईकोर्ट के अंदर वो केस पेंडिंग बोल के रख दिया गया। तो जब आप नया शहर बना रहे हैं, देखिए माधवपुर कितना खूबसूरत बनाया, हम नो डाउट इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड पर बनाया और हमको खुशी है कि केटीआर साहब जो है बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बेहतरीन आदमी है वो। लेकिन ओल्ड सिटी के अंदर, ऐसे शहर के अंदर जहाँ पर आप लोग परमिशन का जो है नॉर्म्स जो है बिल्कुल रॉन्ग रखें और घर जो है आप बनाते हैं वो इलीगल बना देता है और उसको जो है बाद में आके हरासमेंट करते हैं, बल्दिया वाले नून आते अपना जो है लेना देना करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पिछले चंद सालों में जो आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है गुजरी है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए वो एक बहुत बड़ा फेलियर है। आने वाली गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे कि चालानात है, होता क्या है, ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक के इंतजाम के लिए रखा गया है, मगर हमारे यहाँ की ट्रैफिक पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो भी चौरस्तों पे सिग्नल नहीं रहता तो रोड के ऊपर मेहनत करके वो तनख्वाह लेते थे ट्रैफिक पुलिस, हमको याद है और आप लोगों को भी काफ़ी याद होगा। तो चौरस्ते पे करके हाथ बताना, यूँ बताना, ऐसे राइट लेफ्ट यू करके जो मेहनत करते थे, 5-5 घंटे 8-8 घंटे धूप में मेहनत करते थे और तनख्वाह मिलती थी और बहुत कम तनख्वाह थी। केसीआर साहब आप लोगों की तनख्वाह भी काफ़ी बढ़ाए, लेकिन हुआ क्या है कि अब जो है ट्रैफिक मेंटेन करने की जगह पे कहीं पे भी कोई भी झाड़ के पीछे, कोई दुकान के पीछे कहीं तो भी ठहरते हैं, किसी के भी फोटोज जो है ले लेते हैं। कई वक्त तो ऐसा जो है होता है कि गाड़ी ठहरी हुई रहती, नो पार्किंग, बल्कि ड्राइवर अंदर बैठा हुआ रहता, पीछे से फोटो ले लेते, 2 मिनट में आपको मैसेज आ जाता हमारे को नो पार्किंग का 1500 रुपया, 1000 रुपया। और मोटरसाइकिलों के लिए भी, मोटरसाइकिल किसके पास है? एक जरूरतमंद इंसान के पास जो नौकरी पे जाता है, जिसकी तनख्वाह 12,000, 15,000, उसको आप महीने को 4-4, 5-5 हजार रुपये चालान कर दे रहे हैं और उसका कुछ टाइम के बाद वो गाड़ी जो है तोल में बेच के जो है भाग जाता है, कुछ भी करता, तो उनको आप लाखों रुपए का, हजारों रुपए का कर्जदार बना दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से जो है परहेज करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी कोई भी आने वाली गवर्नमेंट है। आवाम को सहूलतें दो, आवाम को जो है मुश्किलें मत दो, तो आवाम आपका साथ हमेशा जो है
बिल्कुल सही है। आगे हम नए अपडेट्स आपको बताते चले। कांग्रेस ने मजीद 6 सीटों पर जो है कामयाबी हासिल कर ली है। इब्राहिमपट्टनम में कांग्रेस उम्मीदवार माल रेड्डी रंगारेड्डी वो जीत गए हैं। वहीं बोधन में जो है कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जीत गए हैं। पालेर में भी कांग्रेस की कामयाबी हुई है, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी जीत गए हैं। परगी में भी कांग्रेस का बोलबाला रहा, कांग्रेस ने इस परगी सीट पर भी कब्जा जमाया है। परगी से कांग्रेस उम्मीदवार राम मोहन रेड्डी जो थे वो भी वहां से भारी अक्सरियत से जीत गए हैं। नारायण खेड़ में भी कांग्रेस को कामयाबी मिली है, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार पी संजीव रेड्डी ने जीत हासिल की है। भोंगीर में कांग्रेस उम्मीदवार कुंभम अनिल कुमार जीत गए। और फिर वही बात एक नई सामने आ रही है, जिस तरह निजामाबाद अर्बन और कामारेड्डी में बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान होने वाली सख्त मुकाबले की वजह से वोटों की तकसीम जो है मानी जा रही है और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। इन दोनों सीटों से बीजेपी जीती है। इसी तरह का मुजाहरा आदिलाबाद से देखने में आ रहा है। फिलहाल खबरें सामने आ रही है कि आदिलाबाद में बीआरएस और कांग्रेस की कड़ी लड़ाई में बीजेपी को फायदा हुआ है। आदिलाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार पायल शंकर के जीतने की या बहुत ज्यादा वोटों की सबकत इतनी हासिल कर ली है कि वो कभी भी जीत सकते हैं। तीसरी सीट बीआरएस और कांग्रेस की लड़ाई में ये तीसरी सीट है जो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और शाम तक जो है मैं समझता हूँ 2-3 सीटें और जो है बीजेपी के खाते में जो है आ जाएगी। और होना भी यही था, क्योंकि बिल्कुल टक्कर इस वक्त तेलंगाना में बहुत जो है स्ट्रांग कांग्रेस और बीआरएस के बीच में रही। और खामोश जो बैठी थी बीजेपी, उनको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि हमको इस बार ज्यादा मेहनत नहीं करनी है और बिना मेहनत करे कि हमको कुछ फायदा होगा। उनके पास काफी जो है सूझबूझ वाले समझ वाले लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है अमन से सुकून से जो पोलिंग हुई है उसके अंदर वो खामोश बैठने का जो है उनको फायदा हुआ है। जी, कहीं ना कहीं जैसा कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि बीजेपी को 8 से 10 सीटें आने के जो इम्कान जाहिर किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं अब जो लग रहा है कि कामारेड्डी, निजामाबाद अर्बन और आदिलाबाद के जो नतायज सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी कांग्रेस और बीआरएस की लड़ाई में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिगर जो सीटें हैं, जैसा कि आपने बताया कि बिना मेहनत किए बीजेपी की झोली में जाते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे कि आदिलाबाद बेल्ट से ही लगकर है दूसरे सीटें, वहीं मधोल, निर्मल, भैंसा, इन तमाम सीटों पर भी क्या इस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं? हाँ, उम्मीद है। अगर इसी तरीके से हुआ तो मैं समझता हूँ वहां से निकल जाएंगे। जी, बहरहाल हम बात कर रहे थे अभी तक बीआरएस के इस खराब मुजाहरे के पीछे क्या फैक्टर हो सकते हैं। उसमें अवामी मसाइल को लेकर जितने भी जो अवाम परेशान हुई जिन स्कीमात से बीआरएस, धरानी पोर्टल व दीगर, उनके बारे में तफसीली बातचीत की है शबीर गोजानी सर ने। अगर बात कांग्रेस के इस शानदार मुजाहरे की, शानदारी कहना यहाँ पे मैं समझता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन से 6 महीने और 1 साल पहले तक कांग्रेस के वजूद पर ही सवाल खड़े हो रहे थे तेलंगाना में। लेकिन जैसे ही तेलंगाना में पूरे कांग्रेस की कमान रेवंत रेड्डी के हाथों में आई, जिस तरह उन्होंने तमाम मुश्किलात को टैकल किया और आज पार्टी को ये कामयाबी दिलवाने की जो क्रेडिट जाता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रेवंत रेड्डी को जाता है। लेकिन हालांकि उनके जिस वक्त उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपी गई यहाँ पर तेलंगाना में, तो खुद पार्टी से ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। तो किस तरह ये रेवंत रेड्डी को आप पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं, या फिर तेलंगाना में कांग्रेस के दोबारा पहली मर्तबा हुकूमत बनाने के लिए? मैं शायद सच बोलना पसंद करूंगा, और गवर्नमेंट अगर कांग्रेस की बन रही है तो अब कांग्रेस की मैं तारीफ कर दूं या रेवंत रेड्डी साहब, ये तो आवाम तो जरूर जानना चाहेंगी ना कि जो तेलंगाना के हालात पर जो ज्यादा नजर रखते हैं, सियासी हालात पर ज्यादा नजर रखते हैं,
आप तो ये तो आपकी राय तो बहुत जरूरी है, इसमें किसी की तारीफ और ऐसा कुछ नहीं। राय जो है मशवरा देना और राय देना और अपना किसी के बारे में बताना, तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमारा बताना किसी को अगेंस्ट और या फेवर दिखता है। हम जो है फैक्ट्स के ऊपर बात करना बेहतर रहेगा। नो डाउट रेवंत रेड्डी बहुत ज़्यादा मेहनत करे तेलंगाना के अंदर, मगर इससे अगर दुगनी भी मेहनत कर लेते हो तब भी नहीं आते। अगर गवर्नमेंट हमारी यहाँ की जो तेलंगाना गवर्नमेंट जितने काम वो कर सकती थी, अगर वो ग्राउंड लेवल पे किसी के भरोसे पे नहीं छोड़ के अगर वो काम करती थी, तो फिर तेलंगाना में केसीआर गवर्नमेंट को हटाना इस वक्त के लिए तो मुश्किल था, नामुमकिन था जी। और होता है ना कि मैं घर में बैठ के ये दे रहा हूँ ना, ये कर दे रहा हूँ ना, वो पहुँचता है नहीं पहुँचता है मैं नहीं देखता हूँ, मगर स्कीम का ऐलान कर देता हूँ और आवाम में बेचैनी होती है कि हमको ये मिल रहा है, हमको ये मिलने वाला है, हमको ये मिलने वाला है। देखते हैं, इंतजार देखते हैं, 2 साल के बाद वो चीज़ उनके हाथ तक नहीं पहुँचती जी। हजारों लाखों इंतजार में रहते हैं, 5-50 को मिलता है तो बाकी सब तो जो है बेकार पड़े हुए रह गए जी। और मैं तो यहाँ तक सुना कि कुछ 200 गज के जमीन के पट्टे भी जो है गरीबों में देने वाले थे, करने वाले थे, वो पट्टे बने, वो पट्टे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। तो जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं उसका ऐलान ना करें, और जो चीज़ करते हैं कर सकते हैं तो उनको पूरी तरीके से, हाँ ये ज़रूरी है कि पढ़े लिखे ऑफिसर के हाथ में जिम्मेदारी देना ज़रूरी है, लेकिन केसीआर साहब जो है ग्राउंड लेवल पे थे जी, जिस वक्त से हम देख रहे हैं उनको, तो वो मंडल से लेके हर वो चीज़ तक जानते हैं और लोगों की परेशानी भी जानते हैं जी। बट फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म में थोड़ा सा केसीआर साहब खामोशी ज़्यादा इख्तियार कर लिए थे और ये समझ रहे थे कि हम ये दे रहे हैं तो हम तो अब जो है 100% गारंटेड है। बट उनको जब ये 2 महीने 3 महीने पहले मालूम हुआ कि उनका रास्ता जो है जी थोड़ा सा जो है कमज़ोर हो गया है और मुश्किल लग रहा है, तब जाके मेहनत कर रहे हैं जी। और हर चीज़ के वास्ते लास्ट में तुम सफाई देने पे आए, उस वक्त तक तो वक्त निकल गया, काफी वक्त निकल चुका था। और जब एक लहर चलती है वो लहर में सभी बह जाते हैं, और लहर इनकी जो है जबानी लहर चालू हुई थी जब कोई रेवंत रेड्डी साहब या कांग्रेस के तरफ से कुछ बांटा नहीं गया था जी, जब कुछ बताया भी नहीं गया था उनके तरफ से, ये तो अभी जो है बताने लगे, करने लगे। बहरहाल गवर्नमेंट का खिलाफ पब्लिक का गुस्सा कांग्रेस को जो है मिला है जी। रेवंत रेड्डी साहब और अब उनकी टीम तेलंगाना की आवाम के साथ इंसाफ करना जी। अवामी मुतालबात तो यही है, क्योंकि अवाम में जितने भी सर्वे कराए गए और अवाम से बात की गई थी, उसमें अवाम का यही कहना था कि हमने 9.5 साल 10 साल BRS को जो है हमने इक़्तिदार सौंपा, उसमें उन्होंने कुछ काम किए, उससे नाराज़गी नहीं, बेशक स्कीम अच्छी थी लेकिन उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब वो तब्दीली चाहती है, तो अवाम का ये रुझान कि तब्दीली चाहती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो लीड पर लाता गया। और उसमें जो है कई लोगों का ये भी मानना है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी के जो है नेशनल लेवल पर जो भारत जोड़ो यात्रा का असर है, वो भी तेलंगाना कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिला है। बिल्कुल, इसके अंदर देखिए हर वो चीज़ का आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है सोचना पड़ेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही लगेंगे तो रोशनी आएगी जी। कोई भी चीज़ पॉजिटिव से भी नहीं चलेगी और खाली नेगेटिव से भी नहीं चलेगी जी। राहुल गांधी साहब मोहब्बत की दुकान डाले हैं जी, और वो मोहब्बत की दुकान पे अगर लोग आते हैं तो उन्हें मोहब्बत मिलती है, या वो फिर बाद में जिस वक्त गिराक बढ़ जाएगा तो लाइन में आने के लिए बोलेंगे या झिड़केंगे, वो वक्त ही बताएगा जी। हाँ, इस दौर में सिर्फ मोहब्बत ही चाहिए। आप मोहब्बत से किसी से अच्छे से बात करो जी। जिस तरीके से इलेक्शन से पहले मिलते हो उस इलेक्शन के बाद भी, जीतने के बाद भी आप उसी तरीके से आवाम के बीच रहो जी। आवाम के बेसिक
जो भी है उसकी पूरी करो। मेडिकल हॉस्पिटल है, उसमें हॉस्पिटल दुरुस्त करो। जी इस्लाहत है, पूरी चीजें। मेरे को कुछ बातें ऐसी समझ में भी नहीं आती, हॉस्पिटल के नाम पे 3 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस, ये फलाना, ये सब बातें करते हैं। क्यों हॉस्पिटल इंक्रीज नहीं करती गवर्नमेंट? खुद अपनी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाती? है सो हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर मेंटेन नहीं करते, कुत्ते लौटते हैं उसके अंदर। जी किसी को भी उस्मानिया हॉस्पिटल को जाना बोले तो वो बोलते इससे अच्छा मुर्दे खाने को जा रहे ऐसा दिखता। जी इतनी जो है आप लोग फिर करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं और गरीब के लिए आप 3 लाख 5 लाख 2 लाख प्राइवेट हॉस्पिटलों में देते हैं। इससे भी काफी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, जरा कुछ भी हुआ हॉस्पिटल वाले आपका साइन ले लेते हैं, आपका ऑपरेशन हुआ बोलते हैं जी, और वो पैसा क्लेम कर लेते हैं जी। तो खुद का क्यों नहीं बना सकते हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस? इससे आपकी स्कॉलरशिप भी बचेगी, स्कूल बनाने से, कॉलेज बनाने से आपका नाम भी होगा। ये हर गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे टीचर्स जो है इसके अंदर काम कर सकेंगे। जी हमारे दौर में गवर्नमेंट टीचर्स जो है पढ़ाते थे, आज बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ का कहाँ पहुँच गए। आजकल के स्कूल में जाइए, गवर्नमेंट के स्कूल खाली पड़े हैं, 2 बच्चे 5 बच्चे आते हैं और स्कूल पड़ा हुआ है, कोई मेंटेन नहीं करते। हर एरिया में स्कूल है लेकिन गवर्नमेंट उसका जो है कोई संज्ञान ही नहीं लेती, उसके बारे में जानकारी नहीं लेना चाहती। जी अब कुछ जो है महिला क्लिनिक डाले हैं, उससे आवाम को बहुत सुकून हुआ है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स के लिए उनको प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता और जिसके पास वाइट राशन कार्ड है उनको फायदा मिल जाता है और जिसके पास वाइट राशन कार्ड नहीं है वो इधर उधर भी मांग के जो है अपना इलाज कराते हैं। जी हाँ, बहरहाल एक अपडेट के लिए रोकेंगे, उसके बाद एक ब्रेक के बाद हम वापस होंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स है, केटीआर ने जो है एक ट्वीट किया है जिससे इशारा मिल रहा है कि उन्होंने अमलन जो है तेलंगाना में अपनी हार कबूल कर ली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीआरएस को मुसलसल यानी लगातार 2 मरतबा जो है इख्तिदार दिलाने पर उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि जो तेलंगाना के इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं उससे वो गमज़दा नहीं है। उन्होंने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बीआरएस पर 2 मरतबा जो है जीत का जो यकीन दिलाया था। बहरहाल ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हम सामने आते